हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे, जो यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर हमारे पेपर के नज़र से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल पेपर्स में कवर किए जाते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर साल पेपर्स में कवर किए जाते हैं। तो बिना टाइम को ख़त्म किए चलते हैं हम अपनी आज की टॉपिक पर। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के ऊपर जाते हैं। नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सवाल बनता है कि क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग। आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग है तो है क्या, यानी कि रासायनिक आबंध ये है क्या। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स। तो जो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसे फिर से देखिए, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के मध्य अट्रैक्शन फोर्स को ही केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब आगे चल के हम कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेंगे। तो देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो दो एटम्स के मध्य, कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं। दो एटम्स के मध्य आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से स्थापित होने वाले बॉन्ड को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे लुईस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये मैं स्लो इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप अपने माइंड में इसे आसानी से स्टोर कर पाएँ। तेज़ी से पढ़ने पे हमारी बात ऊपर ऊपर से चली जाती है। ध्यान से समझिएगा। दो एटम्स हैं, ठीक। दो एटम के जो मध्य की जो आउटर सेल होती है, यानी कि सबसे बाहरी सेल होती है, जो उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। और उस पार्टनरशिप क्रिएट करने में जो बॉन्ड बनता है, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो एटम्स हैं, ठीक। दो एटम ले लिया। उनके जो बाहरी सेल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, यानी कि साझा मतलब शेयरिंग करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित होता है, यानी कि आबंध बनता है। उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चित्र की सहायता से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा फिगर के माध्यम से। चिंता ना करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आगे जब इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसे लुईस कॉन्सेप्ट के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। यह बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, वो उन एटम्स के बीच में क्रिएट होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर नहीं होता है, यानी कि वह दानवीर नहीं होते हैं, यानी कि दान नहीं कर सकते हैं। तो जब इस टाइप के एटम आपस में मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, तो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए वे आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। इसी वजह से उनके बीच में क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, मेरे मन में भी क्वेश्चन उठता था कि क्यों शेयर करते हैं, क्या ज़रूरत है शेयर करने की। तो उसकी वजह है कि हर कोई चाहता है कि वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक यानी कि उसकी आउटर सेल जो है वो कंप्लीटली फुल हो जाए, भर जाए, वो भिखमंगा ना रहे, दूसरे से उसे मांगना ना पड़े। इसलिए हर एटम ऐसा चाहते हैं, हर एलिमेंट ऐसा चाहते हैं कि उसकी आउटर सेल पूरी भरी रहे, यानी कि सर्वगुण संपन्न रहे। कॉमेडी के थ्रू भी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो ये हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होंगे ऐसा जिन्हें परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्थायी विन्यास में भी कुछ दिक्कत होगी। ये क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, बात समझिए। कुछ नहीं नया है, वही चीज़ है परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो लोग स्थायी होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, आपने वर्ड सुना होगा, स्टेबल होना चाहते हैं ताकि वो स्थायी हो जाएं। हर कोई चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, उसकी तरह स्थायी विन्यास प्राप्त
कर लें, वही चीज़ है ये परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उनका लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो, पूरा भरा हुआ हो, उसका स्टक कंप्लीट हो। ठीक है, तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में क्लोरीन को लिया। ठीक, क्लोरीन की जैसे कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि पीरियोडिक टेबल में वो 17वें नंबर पर आता है। ठीक, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, तो वो भी देख लेते हैं। तो होता है 287, चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करके निकाल सकते हैं, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अंतिम कोर्स में देख सकते हैं आप 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं आता है, आप नेक्स्ट वीडियो में बोलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल में देखिए, तो इनके बाहरी कोश में, आउटर सेल में कितना आ रहा है, 7। इनको अपना अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है दोनों लोगों को, इसीलिए ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अच्छा, तो हमें पता चल चुका है कि Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम Cl में 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस पे बना लिया, 7 इलेक्ट्रॉन इस पे बना लिया। अब इसके बाद हमने देखा कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि जब इसको ज़रूरत होगा तो ये ले लेगा, उसको ज़रूरत होगा तो वो ले लेगा। इस तरीके से दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं कमेंट करिएगा, मैं तो रेडी हूँ। लेकिन उससे पहले आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, मतलब पीछे जाके फिर से देखिए, फिर जाइए, फिर देखिए, फिर जाइए, फिर देखिए, आपको समझ आ ही जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। तो अब देखते हैं हम नोट्स में क्या करेंगे। तो नोट्स में हम लिखेंगे कि सांझे के इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसे एक छोटी रेखा यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है, शो किया जाता है, जो कि हम सभी को पहले से पता है। आगे देखते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आगे, आउटर सेल के वे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि इन दोनों को छोड़कर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि क्लोरीन के 6 बचे हुए 6 और इसके भी बचे हुए 6, जो शेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा करते हैं, एक एक, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा करते हैं, तब क्रिएट हुए बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक हमारी कहानी खत्म। तो मेरे प्यारे और प्यारियों, अब तक हमने सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को ही जाना है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को अब तक हमने नहीं देखा है, तो अब हम उसे देखेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि आप हमेशा सिर्फ दोस्तों कहते हैं, फीमेल पार्ट को ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने एक नया वर्ड निकाला है, प्यारे और प्यारियों। क्या है कि दोस्तों का फीमेल दोस्तिनियों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, अगर आपको कोई और वर्ड आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा। बहुत बकवास हो गई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है, तो हम इस बार ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान कितना होता है, 8वां होता है। ठीक, इस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 1s2, 2s2 और 2p4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2s2 और 2p4, यानी कि 4 और 2 मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हुए जो बाहरी कोश में है। ध्यान दीजिएगा, हम एक को नहीं लेते हैं। हम जानते हैं आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्यों एक को नहीं ले रहे हैं, अगर बाहरी की बात चल रही तो हमें सिर्फ 2p4 को लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बाहरी का मतलब जो ये 2 में आ गए ना, अब हम क्रॉस करके सेकेंड ऑर्बिटल में आ गए, तो उस ऑर्बिटल के सबको लेना है, एस को भी और पी को, इसीलिए हम पी को पूरा ले रहे हैं, 4 और 2 दोनों को ले रहे हैं। ऐसा ही हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी रहे कमेंट कीजिएगा, आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
फिलहाल में इसे देखते हैं। तो ये देखिए, अब O के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और इस वाले O के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को साझा कर लेंगे तो बस इनका अष्टक कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ख़त्म। अच्छा, इन दोनों लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया है, इसीलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसी को कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कहानी इसकी भी ख़त्म। सबकी कहानी ख़त्म करते चलिए, लास्ट में कुछ बचना ही नहीं है अपने पास, इसलिए बस ध्यान से लगे रहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि नाइट्रोजन। अब हमने नाइट्रोजन लिया, हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान किस नंबर पे होता है, वो 7वें नंबर पे होता है बस। अब हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो वो होता है 1s2 2s2 और 2p3, ठीक, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे कहानी ख़त्म। अब इसके आउटर सेल में कितना है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ठीक है, हमने n बनाया, n के पास 5 इलेक्ट्रॉन, सेम वैसे ही सेकंड n बनाया, उस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इनको अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हमें पता चला कि 5 और 3 8, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल चीज़, इनको 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो बस इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया। अब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी वजह से इसका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया और इन्होंने ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अगर अब भी आप न समझ में आए तो कुछ नहीं करना है यार, पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो बस ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इनकी लिमिटेशन, यानी कि लुईस थ्योरी की क्या लिमिटेशन है या कोवैलेंट बॉन्ड की क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, अब इसे हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं है। देखिए, इस थ्योरी के पीछे जाने का कुछ कारण है, उसकी थोड़ी सी वजह ये है कि ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है ये नहीं बता पाई। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनमें एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक, वो किस फोर्स के थ्रू बंधे रहते हैं, कौन से फोर्स के थ्रू बंधे रहते हैं, जबकि इनमें तो कोई आयन भी नहीं होता है, इसलिए। तीसरा पॉइंट ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, उनका क्या आधार है, ये भी क्लियर नहीं कर पाई ये थ्योरी। और सबसे लास्ट, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड फोर्स का क्या नेचर है, यानी कि क्या प्रकृति है। और एक फैक्ट हमारी तरफ से भी जान लीजिए, जो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का क्या आधार है, ठीक है। तो यही कुछ कारणों से ये थ्योरी फेल हो गई। फेल मत कहिए, इससे अच्छा नहीं लगेगा, कहिए कि ये कुछ कमियां रह गई, ये जो थ्योरी बता नहीं पाई, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।